आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर एनिमल किंगडम। तो वैसे तो चैप्टर काफ़ी बड़ा है ना, और बच्चे ज़्यादातर डरते भी एनिमल किंगडम से। लेकिन जितना बड़ा चैप्टर होता है उसके याद करने का तरीका उतना ही आसान होता है। वो छोटे चैप्टर ज़्यादा आसान पड़ता है। जैसे कि हमने मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा था, और लास्ट में जैसे फ्लोरल फार्मूला डायग्राम और वो फैमिली वाले पोर्शन से बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं। लेकिन अगर आपको शुरू वाला याद है तो कितना आसानी से हमने उसे कवर किया था। ऐसे ही जैसे प्लांट एनाटॉमी वाला पोर्शन है, शुरू वाला आपने पोर्शन पढ़ लिया था टिश्यू सिस्टम वाला, तो लास्ट का तो जैसे पढ़ना ही नहीं पड़ा था। ऐसे ही एनिमल किंगडम का मामला है। तो वैसे तो एनिमल किंगडम बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इसके क्वेश्चंस की थीम समझी जाए तो इसमें बस दो तीन बातें हैं। जैसे कि पहली बात तो ये कि हम पूरा जो एनिमल किंगडम है उसके अंदर वो जो डिफरेंट फाइलम है, आपको उनके नाम रटे होने चाहिए सीक्वेंस में, है ना। फिर उन सीक्वेंस में जितने भी नाम हैं, जैसे कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, है ना, प्लेटिहेल्मिंथ, एस्केल्मिंथ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, है ना। फिर उसके अंदर भी फर्दर, तो अगर ये जितने भी नाम आपको अगर सीक्वेंस में याद है तो सबसे पहले उनसे रिलेटेड कुछ जनरल सवाल याद कर लेंगे, जिसके लिए एनसीईआरटी में चार्ट भी है, और मैंने भी एक चार्ट बनाया हुआ है, वो आपके नोट्स में पहले पेज पर है। उसके अंदर कुछ चीज़ें पढ़वा दी हैं ताकि जनरल चीज़ें आपकी वहाँ से कवर हो जाए। तो मेन जो मसला रहता है बच्चों के साथ, एक तो ये कि जो जनरल फीचर सबके एक जैसे हैं, उनमें कुछ पॉइंट्स कुछ में बोलने होते हैं। तो एक तो हमें वो याद करना है। दूसरा इसके रहती हैं एग्जाम्पल्स। तो वो तो आपको जैसे पोरीफेरा है तो वो एग्जाम्पल्स एकदम रटी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसके निमोनिक बना लेते हैं। मैं कहूँगा कि निमोनिक थोड़ा सेफ नहीं है इधर। जो एनसीईआरटी में नाम दे रखे हैं और जिन पर सवाल आ चुके हैं, जैसे कि हमारे नोट्स में, उसी तरीके से हम सीक्वेंस में रट लेंगे। तो मतलब एक स्लॉट आपको इस चार्ट का याद करना है, एक स्लॉट आपको फाइलम वाइज पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, उनकी एग्जाम्पल याद करनी है। तीसरा, जब जब कोई एक फाइलम पढ़ाया जाएगा तो उसमें 2 4 6 उस फाइलम से रिलेटेड यूनिक बातें होंगी, आपको वो याद करनी है। 3 स्लॉट में पूरा ये चार्ट, एग्जाम्पल और उस पर्टिकुलर टॉपिक के कुछ खास पॉइंट। अगर आप उसे याद करो तो एनिमल किंगडम तो आपको लगेगा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो हम इसे शुरू करते हैं। एनिमल किंगडम पढ़ाने का तरीका वैसे ये है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। ये प्रोटोजोआ वही है जो आप किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ लेते थे, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइट, स्लाइमोइड और प्रोटोजोअन्स, प्रिमिटिव एंसेस्टर्स ऑफ एनिमल्स, ऐसे एनसीईआरटी में लाइन भी है। तो अब जैसे कि उसको प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम में रख दिया गया, तो एनसीईआरटी तो 11th 12th के हिसाब से है, तो इन्होंने यहाँ से शुरू किया पोरीफेरा से। तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन हमें यहीं से ही पढ़ना। फिर मेटाजोआ को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। ठीक है, पैराजोआ के अंदर आ गया पोरीफेरा, ठीक है ना, पोरीफेरा पोर बियरिंग एनिमल, स्पॉन्जेस वगैरह, जिनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और एसिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्री वाली बात आप ऐसे 9th से सुन रहे हैं कि अगर बॉडी को सेंटर से काटा जाए, वो किसी भी एंगल पर अगर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो रही हो तो एसिमेट्रिकल, और अगर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है तो वो बायलेटरल सिमेट्री वाले, बायलेटरल सिमेट्रिकल, और किसी भी एंगल पर सेंटर से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होती है किसी भी एंगल पर तो रेडियल सिमेट्री वाले, रेडियली सिमेट्रिकल। तो मेटाजोआ को फिर पैराजोआ, यूमेटाजोआ में डिवाइड कर दिया गया। पैराजोआ में सिर्फ पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद जो आगे जितने लिए सिलेंट्रेट से लेकर कॉर्डेट तक, वो सब के सब यूमेटाजोआ में आ गए। उसमें कुछ बायलेटरल सिमेट्री वाले होंगे, कुछ रेडियल सिमेट्री वाले होंगे। तरीका तो ये से पढ़ाने का, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी ने पोरीफेरा से स्टार्ट किया है तो हम इसको पोरीफेरा से स्टार्ट करते हैं। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही वैसे नोट्स से याद करते रहिएगा, और बाकी चैप्टर्स की तरह ये भी आसानी से खत्म हो जाएगा, आपको लगेगा नहीं कि बहुत बड़ा चैप्टर है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको टेबल मुझे याद करानी है। इसका ना सबसे पहले आपको नाम सीक्वेंस याद होना चाहिए, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथ, एस्केल्मिंथ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। सबसे पहले तो ये नाम ही आपको रखने हैं, ठीक है ना। फिर इनके कुछ फीचर्स कवर किए हैं। जैसे सबसे पहले स्लॉट है इसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहीं से ये बात समझ में आ रही थी कि ये जो पोरीफेरा है इनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये सब के सब है तो मल्टीसेलुलर है ना पोरीफेरा भी, लेकिन सेल्स का आपस में ऐसा कुछ इंटरेक्शन नहीं है कि वो टिश्यू लेवल पर जाकर काम करते हो, है ना। तो पोरीफेरा का सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगले जो 2 हैं सिलेंट्रेट, टेनोफोर, इनका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके बाद प्लेटिहेल्मिंथ से ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। तो पोरीफेरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंट्रेट, टेनोफोरा का टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और प्लेटिहेल्मिंथ से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। एक सवाल तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है, एक सवाल बनता है सिमेट्री से। जैसे ये लफ्ज़ तो आपको पता ही है कि अगर किसी भी एंगल से काटने पर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा तो एसिमेट्रिकल, है ना। और अगर किसी एक प्लेन में 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है तो बायलेटरल सिमेट्री वाला, और अगर किसी भी एंगल से उसे काट दो तब भी वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है तो रेडियल सिमेट्री वाला। एसिमेट्रिकल तो आपको 9th से याद है कि पोरीफेरा को बोला जाता है। अब उसके बाद क्या है कि रेडियल सिमेट्री वाले कुछ हैं,
और ज्यादातर बाइलेटरल सिमेट्री वाले हैं। तो आप ऐसा करो, एसिमेट्रिकल में आपने पॉलीफेरा याद कर लिया, आप रेडियल सिमेट्री वाला याद कर लो, जैसे ये सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा और ये इकाइनोडर्मेटा। सीलेंट्रेटा रेडियल सिमेट्री, टेनोफोरा रेडियल सिमेट्री और इकाइनोडर्मेटा भी रेडियल सिमेट्री, ठीक है। इसके अलावा जितने बचे वो सब के सब किस में आ जाएंगे, बायलेटरल सिमेट्री वाले में, है ना। इसमें भी देखो सबसे पहले आपको याद करना पॉलीफेरा एसिमेट्रिकल, और उसके बाद सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा ये रेडियल सिमेट्री वाले, और इसके अलावा बाकी जितने बचे वो सब के सब बायलेटरल सिमेट्री वाले। अब इसमें भी आप थोड़ा अच्छा आंसर याद करना चाह रहे तो ये कि टेनोफोरा जो है इसके अंदर बायरेडियल सिमेट्री होती है, पहले तो रेडियल याद करें, उसका फिर बायरेडियल। तो सीलेंट्रेटा तो है रेडियल सिमेट्री वाला, टेनोफोरा भी रेडियल वाला। इधर इकाइनोडर्मेटा में आपको याद करना है कि इनके जो एडल्ट्स होते हैं वो तो रेडियल सिमेट्री वाले हैं, और इनके जो लार्वा होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्री वाले हैं। एडल्ट रेडियल सिमेट्री वाले और लार्वा बायलेटरल सिमेट्री वाले। 2 स्लॉट कवर हो गया। तीसरा स्लॉट आपका सीलोम का। सीलोम के बारे में आपको पहले से आइडिया होगा, इट इज द कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। हमारे अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, बाहर बॉडी वॉल, इसकी जो बीच की जगह है वो कहलाती है सीलोम। 9th से आपने याद की है, ट्रू सीलोम स्टार्ट होती है एनेलिडा से, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि एनेलिडा और आगे जितने भी इन सब के अंदर ट्रू सीलोम होगी, है ना, क्लियर कट सीलोम होगी। अब एनेलिडा से पीछे क्या है, एस्केल्पिन, तो यहाँ पर ट्रू सीलोम आपने बोला है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे सीडोसीलोम। क्या बोलेंगे, सीडोसीलोम। और इससे पीछे जितने भी इन सब के अंदर सीलोम नहीं, तो ये हो जाएंगे एसीलोमेट्स। क्या हो जाएंगे, एसीलोमेट। तो एसीलोमेट्स में 4 होगा, उसके बाद सीडोसीलोम, उसके बाद ये ट्रू सीलोम, आगे सबका ट्रू सीलोम। तो अगर सीलोम पर सवाल बनता है, वैसे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आप इसके अंदर जो पॉइंट याद करेंगे वो एनेलिडा से याद करेंगे कि अगर सीलोम का सवाल बनता है तो एनेलिडा और आगे सबका ट्रू सीलोम। एनेलिडा जस्ट पीछे वाला नाम आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा सबसे पहले सीक्वेंस में नाम रटे होने चाहिए। गड़बड़ी उन्हीं की ज्यादा होगी जिनको ये नाम रटे हुए नहीं है। एनेलिडा जस्ट पीछे आप जाएंगे एस्केल्पिन, सीडोसीलोम, उससे पीछे एसीलोमेट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के बारे में आपको मालूम है, बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड होती है, और अगर वो रिपीटेड सेगमेंट्स हैं तो वो मेटामेरिज्म भी कहलाता है। हम इसके बारे में बात करें। एक जनरल सी बात मैं यहाँ पर आपको बात कर लेता हूँ, जैसे कि आपने उसको देखा है अर्थवॉर्म को, है ना। खैर अब तो कोर्स में डिटेल में नहीं है, लेकिन कम से कम उसका स्ट्रक्चर याद होगा, बाहर से भी और अंदर से उसकी बॉडी छोटे सेगमेंट में डिवाइड थी। कॉकरोच के अंदर भी आपने देखा था छोटे छोटे सेगमेंट थे। तो इसका मतलब एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, इन दोनों के अंदर सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म पाई जाती है। इसके अलावा कॉर्डेटा भी अंदर भी, जैसे कि हमारी जो वर्टिब्रीज हैं, है ना, छोटे छोटे रिपीटेड सेगमेंट है लगातार, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारी, यानी कि हम लोग कॉर्डेट्स, एनालिड्स और आर्थ्रोपोड, इन तीनों के अंदर सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेगमेंटेशन किसके साथ पाया जाएगा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। इसके अलावा बाकी सब में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रहेगी। आप इस बार नीट 2019 में एक सवाल भी था इस पर सेगमेंटेशन पर, उसमें उन्होंने कॉर्डेटा कवर किया था। अच्छा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे तो उसके अंदर ये वाली बात कहीं नहीं लिखी हुई है कि कॉर्डेटा के अंदर सेगमेंटेशन पाया जाता है। वो जो लास्ट में उन्होंने चार्ट बनाया हुआ है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने इसको यहाँ बनाया है ताकि थोड़े और ज्यादा सवाल कवर हो जाए, बस उसी चार्ट में वाली बात लिखी हुई है। इसलिए मैंने मैं ये भी कहा था कि एनसीईआरटी पढ़ने का वो जो तरीका मैंने सिखाया था आपको कि एक एक चार्ट, एक एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो वहीं से ये वाला पॉइंट भी पकड़ा जो इस बार 2019 में आगे चुका। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम वाली बात याद करनी है। डाइजेस्टिव सिस्टम वाली बात के अंदर आपको ये वाली बात यहाँ ऐसे याद करनी है कि पहली बार जो क्लियर कट डाइजेस्टिव सिस्टम या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नजर आया है वो एस्केल्पिन में नजर आया। किसमें? एस्केल्पिन। तो इसका मतलब एस्केल्पिन में अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नजर आया तो आगे तो फिर सबके अंदर होगा। यहाँ पर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम से मतलब क्या, पहला सवाल ये, तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ और एनस दो अलग अलग ओपनिंग है तो इसे फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि इसको ऐसे ही बोला जाता है कि ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, जैसे कि एक ट्यूब ये है उसके अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगी, तो ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान है तो इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाएगा। इसके अंदर आपको दो सेपरेट ओपनिंग नजर आएंगे, माउथ और एक एनस। तो इस तरीके से दो सेपरेट ओपनिंग में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान आपको कहां से नजर आएगा? एस्केल्पिन। एस्केल्पिन से लास्ट कॉर्डेट तक। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा, इधर एस्केल्पिन से पीछे आप जाएंगे, ये तीन नाम प्लेटिहेल्मिन, टेनोफोरा और सीलेंट्रेटा, इन तीनों के अंदर नजर आता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या नजर आता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव। इनके इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोला जाता है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहने का मतलब जैसे सीएनई मोन का डायग्राम आपको याद होगा, है ना, इकोलॉजी के अंदर भी आपने देखा था। तो उसके अंदर बस एक ही ओपनिंग है ऊपर से, तो यहाँ पर सिंगल ओपनिंग होती है, वही माउथ है वही एनस है। इस तरीके कैविटी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे जब टॉपिक आएगा। मुझे ये बोलना था कि आपको सबसे पहले याद करना है डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ? एस्केल्पिन से आगे सब में। एस्केल्पिन से पीछे तीन हम जाएंगे, यानी कि प्लेटिहेल्मिन,
सिटानोफोरा या टैनोफोरा, सिलेट, इनके अंदर इनकम्प्लीट डाई सिस्टम। इनकम्प्लीट डाई सिस्टम मतलब सिंगल ओपनिंग होंगे, फिर माउथ और एनस अलग अलग नहीं होंगे। इसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लानिंग बोलते हैं। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान यानी आप इस तरीके से, जैसे मार्कर है, इसके अंदर आप इधर से इंक फिल करते हैं, है ना, इधर से इंक फिल करते हैं, इधर से आर बार नहीं मामला। तो ये एक तरीके का इनकम्प्लीट डाई सिस्टम वाली बात होगी। तो इसको फिर हम ब्लाइंड इनकम्प्लीट डाई सिस्टम वाली बात को ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोल देते हैं। किस किस्म आया था? सिलेंट्रेटा, टैनोफोरा और प्लैटिहेल्मिन्थस। इधर पॉरीफेरा के अंदर आपको याद करना है कि इसके अंदर डाई सिस्टम इज एब्सेंट, ठीक है, इसके बारे में और आगे बात हो जाएगी। तो जब डाई सिस्टम की बात होगी तो एस्केल्मिन से याद आनी चाहिए पहली बात कि कंप्लीट डाई सिस्टम, पीछे तीन जाएंगे इनकम्प्लीट, और पॉरीफेरा के अंदर डाई सिस्टम इज एब्सेंट। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हो तो जैसे कि आपने बॉडी फ्लूइड वाला चैप्टर पढ़ रखा है और वहां पर आपने ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, याद है आपको? तो वहां पर जब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े थे वहां एनालिडा का नाम आया था और कॉर्डेटा का नाम आया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनालिडा और कॉर्डेटा के अंदर तो हो गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड वेसल फ्लो होता है ना। इसके अलावा जो बाकी के इनके बीच में इनके अंदर हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, वो भी आपको पता है जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह का, है ना। बॉडी जो है मतलब ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं, ऐसी ओपनली बॉडी कैविटी में पड़ा रहता है। और इसके अलावा जैसे पहली बार ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपने एनालिडा सुना था, इसका मतलब इससे पीछे नहीं है, तो ये तो याद करने में भी आसानी हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम किस में ओपन है, किस में क्लोज है, किस में नहीं पाया जाता, तो आप बॉडी फ्लूइड वाली लाइन याद रखेंगे। एनालिडा, कॉर्डेटा में आपने पढ़ा था कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बाकी इनके बीच में और जो नाम है उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, और एनालिडा से पीछे किसी बार सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। क्या ये बात याद रहेगी? ठीक है। इसमें फिर एक सवाल ये भी है कि हार्ट इज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनालिड्स। इसमें मैं ये भी कहता हूँ कि जब आप इधर डायग्राम बनाएं तो इधर एनालिडा पे इस तरीके हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाएं ताकि आपको ये भी याद रहे कि हार्ट पहली बार किसमें पाया गया था? एनालिडा के अंदर, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम आपको याद होगा जब आप कॉकरोच का टॉपिक पढ़े थे उधर क्लास में, स्पाइरकल्स वाली बात आई थी कि वो इक्विवेलेंट हमारे नॉस्ट्रल से उसी से बाहर से डायरेक्टली उनकी बॉडी के अंदर जाती है। तो इसका मतलब जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात होगी तो बात शुरू होगी कॉकरोच से, यानी कि इंसेक्ट से, यानी कि आर्थ्रोपोडा से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करेंगे तो कहां से बात शुरू करनी है? मैं आर्थ्रोपोडा से। आर्थ्रोपोडा में आ गया। अब जैसे कि जितने भी नाम लिखे हुए ये सब है इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आर्थ्रोपोडा से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ, आगे सबके अंदर होगा। इनसे पीछे में क्या होता होगा? फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके अंदर नहीं है तो डायरेक्टली ऑक्सीजन डिफ्यूज करती होगी बाहर स्किन से, है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर तरीके से कहां से पाएंगे? आर्थ्रोपोडा से लेके लास्ट तक। नेक्स्ट जर्मिनल लेयर कि उनकी बॉडी कितनी लेयर से बनी हुई है। जैसे कि जब आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सुने होंगे 11th 12th क्लास में, तो टीचर ने आपको बताया होगा कि हम सब लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। बल्कि 9th क्लास से आपको बात याद होनी चाहिए कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स पर एक सवाल 9th के बच्चों को याद कराया जाता है कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। यानी अगर बाइलेटरली सिमेट्रिकल बात होगी, बीच में से काटा जाए तो इक्वल हाफ में, तो भी आंसर प्लैटीहेल्मिन्थ बोलना है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी उनकी जो बॉडी है वो 3 जर्मिनल लेयर एंडो, एक्टो, मीसो से बनी हुई है, तो भी पहला आंसर आपको प्लैटीहेल्मिन्थ बोलना है, ठीक है। अब जो जर्मिनल लेयर की बात हो रही है और बात यहां पर आके अटकी कि आपको 9th वाला सेंटेंस याद होना चाहिए कि दुनिया के पहले बाइलेटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से हैं? तो आपका आंसर प्लैटीहेल्मिन्थ होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिप्लोब्लास्टिक मुझे प्लैटीहेल्मिन्थ पे रुकना है, तो प्लैटीहेल्मिन्थ से पीछे वाले जो सबके सब क्या होंगे? फिर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब उनकी बॉडी 2 ही लेयर से बनी होगी। समझ में आ रही बात? ठीक है। और वो 2 लेयर कौन सी होंगी? तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो सबसे पहले एंडो बनती है, उसके बाद एक्टो बनती है, सबसे बाद मीजो बनती है। तो मीजो ही नहीं होगी, एक्टो होगी, एंडो होगी और बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर जिसे मीजोग्लिया बोला जाता है, ठीक है। तो इधर अगर हम जर्मिनल लेयर की बात करेंगे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से स्टार्ट होगा? प्लैटीहेल्मिन्थ से। एक बार शुरू हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक तो आगे सब में रहेगा कॉर्डेटा तक, और इनसे पीछे फिर डिप्लोब्लास्टिक। यानी फिर इसका मतलब ये हुआ कि पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टैनोफोरा, इन तीनों के अंदर तो फिर 2 जर्मिनल लेयर्स इनकी बॉडी बनी होगी, एक्टो और एंडो से। और प्लैटीहेल्मिन्थ से आगे जितने भी कॉर्डेट तक उनकी पूरी बॉडी जो है वो 3 लेयर से बनी होगी, एक्टो, एंडो और मीजो, ठीक है। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन, तो या तो पानी फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा एक्सटर्नल, या बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा इंटरनल। कुछ ऐसे भी होंगे उनके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो रहा होगा। अच्छा, इधर एनसीईआरटी में जो बातें दे रखी है इसमें फंसाते हैं, तो आपको पहले ही एक जनरल पॉइंट याद कर लेना है। ये ना कि आप उधर सोचें कि मैंने पॉरीफेरा में क्या पढ़ा था, मैंने सिलेंट्रेटा में क्या पढ़ा। आप एक जनरल स्लॉट बना के पढ़ लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जो याद करना है वो ये कि इधर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है टैनोफोरा में,
और ये जो आगे तीन पानी वाले हैं, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, सबके सब पानी में है, तो इनमें एक्सटर्नल ही होगा, है ना। वैसे तो पॉरीफेरस भी पानी में रहते हैं और ये सीलेंट्रेट भी पानी में रहते हैं, लेकिन इनका आंसर थोड़ा आपको अलग याद करना है। तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको कैसे याद करना है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आपको याद करना है ये टेनोफोरा, इसके अलावा ये तीन, मोलस्का, इकानोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। अब आपका जहन में जा रहा है कि इधर कॉर्डेटा में क्या बताना चाहिए आपको। जैसे फिशेस आपने दो तरीके पढ़ रखी हैं, एक बोनी फिशेस होती हैं ऑस्टिक और कार्टिलेजिनस फिशेस। आपको शायद याद भी होगा कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, शायद उधर हमने बात भी की थी जब हम 12th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ ऑस्टिक फिश के अंदर एक बात जो एनसीईआरटी की हम लैंग्वेज में पकड़े कि जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है ऑस्टिक फिश में और एम्फीबियंस के अंदर। तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल वाले आंसर फाइनल करने हैं। तो एक्सटर्नल आंसर वाले आंसर मेरे क्या हुए कि मुझे एक तो बोल रहा है टेनोफोरा, इसके अलावा ये तीन नाम, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, चार तो ये हो गए इनमें एक्सटर्नल। और इधर कॉर्डेटा मुझे लाइन याद करनी है कि ऑस्ट्रिकथिस और एम्फीबियंस में जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हम आएंगे पहले नाम पे यानी पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अब जैसे पानी में है फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है, जबकि इतने लोअर ऑर्गेनिज्म है, तो ये बच्चों का गड़बड़ हो जाता है सवाल। वो ये सोच के बिल्कुल लोअर ऑर्गेनिज्म इनमें कहाँ है, एक्सटर्नली होता होगा, गैमेट छोड़ देते होंगे फिशेस की तरह, तो इनमें इंटरनल है, किसमें, पॉरीफेरस के अंदर। सीलेंट्रेट्स के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, इंटरनल एक्सटर्नल दो। अब यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, एक तो सीलेंट्रेट में नजर आ रहा है ना, और इसके अलावा ये एनालिडा में नजर आ रहा है। एनालिडा के कुछ खास क्वेश्चन है जिनमें बच्चे गड़बड़ी कर जाते हैं, जैसे कि ट्रू सीलोम सबसे पहले एनालिड्स में पाई गई थी, आपको ये बात याद रखनी थी। इसके अलावा सेगमेंटेशन भी एनालिड्स में पाई गई अगर देखा जाए तो शुरुआत में सबसे पहले। और तीसरी बात फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके के जिन ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उसमें आपको दो नाम याद करने हैं, एक आपको याद करना है सीलेंट्रेट्स और दूसरा याद करना एनालिडा। याद रहेगा आसान, एक बार फिर से फर्टिलाइजेशन की अगर बात होगी तो तीन तरीके का आंसर आपको याद करना है, किसमें एक्सटर्नल हो रहा है, किसमें इंटरनल हो रहा है और किसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ आप इसको थोड़ा आसान करो, पहले आप एक्सटर्नल वाले याद करो। एक्सटर्नल में आपको कौन कौन से नाम बोलने हैं, जैसे कि टेनोफोरा, जैसे मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है ना। इधर कॉर्डेटा के अंदर आपने वो ऑस्ट्रिकथिस और एम्फीबियंस जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिर आप गए इंटरनल पर, इंटरनल में आपने बोल दिया पॉरीफेरा, ठीक है। उसके बाद फिर आप आए कि इधर ये जो सीलेंट्रेटा है और ये एनालिडा है, इन दोनों के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, ठीक है। अब जो बाकी के नाम रह गए उनमें भी इंटरनल, जैसे बहुत सारे को तो आपको आइडिया ही है कि जैसे कॉर्डेटा में नाम जो नहीं बोले गए उनके अंदर इंटरनल, और इसके अलावा अगर कोई नाम छोटा हुआ तो इंटरनल। सबसे पहले एक्सटर्नल याद करना है, फिर पॉरीफेरा में इंटरनल होता है ये याद करना है, उसके बाद सीलेंट्रेटा और दूसरा नाम एनालिडा, इनमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों का याद करना है, जो बचेगा वो सबके अंदर इंटरनल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात होगी रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में मुझे एक आंसर आपको याद ये कराना है कि कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं फाइलम की जिनमें एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरीके का पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और एनालिडा, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और एनालिडा, इन तीनों फाइलम के अंदर एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही पाए जाते हैं। बस इसमें आपको याद ही रखना, जैसे कि स्पॉन्जेस के बारे में आपने सुना भी होगा, कभी स्पॉन्ज को लेकर चाकू से ऐसे काट दिया जाए तो जैसे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में का अगर वो डिवाइड होगा, कट गया तो हर एक से फिर एक नया स्पॉन्ज बन जाए। मतलब उनका ये तरीका ही है रिप्रोडक्शन का कि फ्रेगमेंटेशन से वो ग्रो कर जाते हैं। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पर फ्रेगमेंटेशन देखा जाएगा पॉरीफेरा में, और जो दो नाम जैसे कि सीलेंट्रेटा हुआ या एनालिडा हुआ, इनके अंदर बडिंग देखी जाती है। तो तीन नाम जिनके अंदर इंटरनल क्या बोलना चाहिए, एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों देखे जाते हैं, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और एनालिडा, ठीक है। और इसके अंदर भी पॉरीफेरा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पर फ्रेगमेंटेशन और सीलेंट्रेटा एनालिडा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पर बडिंग, ठीक है। चार्ट आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके एक बार नोट्स से दोबारा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो चार्ट में मैंने बोला है वही अब मैं दोबारा बोलने वाला हूँ। नोट्स में भी इसी तरीके से लिखा हुआ था कि ऐसा ना लगे कि बहुत जल्दी से एकदम खत्म हो गया, चीज़ हमारी समझ में नहीं। बहुत आसान सा है, एक बार ध्यान से देख लेंगे आपको सब पता है। देखिए, सबसे पहले मैंने बात की लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। उधर जब भी जस्ट आपने पढ़ा है कि पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी तो आप आंसर क्या लगाएंगे, सीलेंट्रेट और टेनोफोरा, है ना। और उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थ से लास्ट तक सबके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
वही बात ये लिखी। सिमेट्री की बात होगी तो तीन बातें आपको पता है, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल के अंदर आप कौन बोलेंगे, पॉलीफेरा, ठीक है ना। रेडियल सिमेट्री में आपने तीन नाम याद रखे थे, सेलेंटेटा, टैनोफोरा और इकानोडर्मेटा। वहां पर भी आपको याद करा दिया था कि टैनोफोरा में एक और बेहतर आंसर है, रेडियल की जगह बायरेडियल। इकानोडर्मेटा के एडल्ट रेडियल और उनका लार्वा बायलैटरल सिमेट्री वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बायलैटरल सिमेट्री वाले, तो इधर आपने जब बात शुरू की सेलेंटेटा, टैनोफोरा, तो उसके बाद नेक्स्ट नाम कौन सा था, प्लेटिहेल्मिन्थ। और प्लेटिहेल्मिन्थ से लास्ट तक यानी कोऑर्डिनेट तक सबकी बायलैटरल सिमेट्री। इसके अलावा उसमें लार्वा इकानोडर्म भी हमने ऐड कर दिया क्योंकि वही बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। सब जो आपने चार्ट पढ़ा है उसी पर बेस्ड बातें हैं। एनसीईआरटी में उन्होंने शुरुआत में ये समझाया है, मैंने ये ना याद करना पड़े इसके लिए पहले मैंने आपको चार्ट याद करा दिया। चार्ट याद कर लीजिए, आधे सवाल तो आपके वहीं खत्म हो जाएंगे। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक आप जानते हैं, अगर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो दो लेयर से बनी हुई है, एक्टो और एंडो तो डिप्लो, और अगर एंडो एक्टो के अलावा मीजो भी है तो उसमें ट्रिप्लो। 9th क्लास वाली लाइन, पहले बायलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से हैं, प्लेटिहेल्मिन्थ। इसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थ से पहले जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होंगे। प्लेटिहेल्मिन्थ से पहले मतलब पॉलीफेरा आ जाएगा, उसमें सिलेंटेटा आ जाएगा, टैनोफोरा आ जाएगा। इसमें होता क्या है, डायग्राम आपके नोट्स में भी है, एनसीईआरटी वाले उठा के रख दिए हैं, आप वहाँ देख लीजिएगा। तो उसमें सीधे दिखा रखा डायग्राम में एक्टो है और एंडो है, बीच में मीजोडर्म की जगह एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है मीजोग्लिया। इस पर सवाल बन जाता है कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में एक्टो एंडो के बीच में क्या मौजूद होती है, तो आपको आंसर लगाना होगा मीजोग्लिया। ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर एक्टो एंडो के बीच में पूरा मीजोडर्म ही होगी, है ना, प्लेटिहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेट तक। सीलोम, इट इज द बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तीन तरह की सीलोम आपने पढ़ी है। सबसे पहले आपने याद किया ट्रू सीलोम वाला आंसर, और ट्रू सीलोम कहां से स्टार्ट होता है, एनेलिडा से लास्ट तक। उससे पीछे एस्केल्मिन्थ, सीडोसीलोम, और उसके पीछे सबका आंसर क्या होगा, एसिलोमेट। इसका मतलब ये हुआ एसिलोमेट कौन कौन से होंगे, इसमें पॉलीफेरा हो जाएंगे, टैनोफोरा हो जाएगा, सिलेंट्रेटा हो जाएगा और प्लेटिहेल्मिन्थ, ठीक है ना। एसिलोमेट मतलब सीलोम इज एब्सेंट, सीडोसीलोम में एस्केल्मिन्थ आ जाएगा। अब इसमें एक बात आपको याद ये रखनी है कि ये जो सीलोम है ये मीजोडर्म से बनी होती है, मीजोडर्म से बनी होती है। डायग्राम भी दिखा रखे हैं आपके नोट्स में, आप देख लीजिएगा कि मीजोडर्म में छोटे छोटे गोल गोल गोले से बने, और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये जो सीडोसीलोमेट वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर मीजोडर्म तो होती है लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह जगह होती है, यानी मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस। ये सवाल ही पूछ लिया गया, एनसीईआरटी की लाइन है कि मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस, इन या तो एस्केल्मिन्थ दे रखा होगा या सीडोसीलोमेट दे रखा होगा, ठीक है। ट्रूसीलोम में क्या याद करना है कि ये बॉडी कैविटी जो बॉडी वॉल एलिमेंट्री कैनाल के बीच की जगह है वो ट्रूसीलोम कहलाती है। ट्रूसीलोम कहाँ से स्टार्ट होती है, एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक, ठीक है। अब एक सवाल आपको याद ये करना है कि ट्रूसीलोम मीजोडर्म से बनी होती है। अब मीजोडर्म से कहने का मतलब यहाँ पर ये होगा जैसे कि हमारी जो बाहर वाली बॉडी वॉल है वो जहाँ खत्म हो रही होगी वहाँ सबसे लास्ट में मीजोडर्म होगी, और अंदर जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके सबसे बाहर भी कौन सी होगी, मीजोडर्म होगी। तो इसका मतलब बाहर वाली बॉडी वॉल के अंदर मीजोडर्म और एलिमेंट्री कैनाल के बाहर मीजोडर्म। तो वो जो खाली जगह है बॉडी वॉल एलिमेंट्री कैनाल में, इसकी सबसे अंदर वाली लेयर भी मीजोडर्म और एलिमेंट्री कैनाल सबसे बाहर वाली लेयर मीजोडर्म। इसका मतलब ये जो बॉडी कैविटी है सीलोम, इट इज लाइंड बाय मीजोडर्म ऑन बोथ साइड। सबसे बाहर के अंदर वाली लेयर मीजोडर्म और सबसे अंदर की आउटर मोस्ट लेयर मीजोडर्म। तो वो जो बॉडी कैविटी है, ये बॉडी वॉल अंदर एलिमेंट्री है, उसके बीच में जो बॉडी कैविटी सीलोम बोला जा रहा है, इट इज लाइंड बाय मीजोडर्म ऑन बोथ साइड। ये वाली लाइन भी आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद जो सीलोम है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, शाइजोसीलोम और एंटेरोसीलोम। वैसे इनसे अब सवाल आने की उम्मीद ना के बराबर है क्योंकि पूरे एनिमल किंगडम से दो सवाल पूछने हैं। अभी 2019 में तो उसने दोनों बातें ही पूछ ली थी, वरना जनरली वो करता है कि एक एग्जाम्पल का सवाल रखता है और वो एक बातों का सवाल रखता है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप याद कर रहे हो तो कोई ना कोई पॉइंट ही पूछेगा वो आपसे और एग्जाम में पूछेगा। तो एनसीईआरटी से बाहर जाना तो मुझे नहीं लगता कि हो जाएगा। खैर पुराने पेपर में कभी जबकि नीट वाला मामला नहीं था तो इन सब बात तो सवाल पूछे गए हैं, तो इसलिए बता दिया गया कि ट्रूसीलोम भी दो तरह की होती है, शाइजोसीलोम, एंटेरोसीलोम। सबसे पहली बात तो आपको इधर एग्जाम्पल याद होनी चाहिए, बातें समझ में आए चाहे ना। शाइजोसीलोम आप याद कर सकते हो आम से, जैसे ए से एनेलिडा, ए से आर्थ्रोपोडा, एम से मोलस्का, ये तीनों एग्जाम्पल हो गए शाइजोसीलोम में। बची हुई एंटेरो में चले जाएंगे, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। डेफिनेशन अगर देखी जाए तो अगर एक ऐसी सीलोम जो कि मीजोडर्म के स्प्लिट होने से बनती है तो उसे शाइजोसीलोम बोलते हैं, और अगर एरकेंटेरॉन से प्रिमिटिव गट से बनती है तो एंटेरोसीलोम बोलते हैं। खैर डेफिनेशन पे सवाल नहीं आए तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा शाइजोसीलोम एंटेरोसीलोम की डेफिनेशन क्या है, इनका मतलब क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराने पेपर में भी जब ये सवाल आए थे तो एग्जाम्पल पर ही आए थे कि एंटेरोसीलोम किसमें पाई जाती है, शाइजोसीलोम किसमें पाई जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट सेगमेंटेशन, अभी जस्ट आपने ग्राफ में याद किया था, जो चार्ट हमने बनाया था कि सेगमेंटेशन किसी एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा पाया था, वही बात यहाँ रिपीट होगी। अगर बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में है तो उसे सेगमेंट्स में है तो सेगमेंटेशन कहा जाएगा। उसमें भी अगर कुछ बॉडी पार्ट रिपीटेटिव यूनिट्स की शक्ल में है तो ऐसे सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोला जाता है। सभी में मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखा जाता है, एनालिडा के अंदर भी, आर्थ्रोपोडा के अंदर भी और कॉर्डेटा के अंदर भी। वो बात अलग है, एनसीईआरटी ने जब इस बात को समझाया है तो उन्होंने अर्थवॉर्म को लेकर के उसके अंदर एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से मेटामेरिस देखा जाता है, उन्होंने बताया। तो एनालिडा को लेकर उन्होंने समझाया है, तीनों की वाली बात याद रखनी है कि तीनों के अंदर ही सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड से मतलब क्या है? वो नोटोकॉर्ड से कॉर्डेट वाला क्लासिफिकेशन बनता है, ये बात आपको पहले से याद भी होगी। मुझे बात आपको बतानी कि जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसके डॉर्सल साइड मतलब इधर कमर की तरफ, डॉर्सल साइड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है ना। ये उधर जब आपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ा होगा ह्यूमन बीइंग्स में तो एक सवाल वहाँ रटा होगा कि जब आप नोटोकॉर्ड वाला सवाल याद करते हो तो फिर आप मीजोडर्म याद करते हो, है ना। तो एक सवाल ये बनता है कि नोटोकॉर्ड का किससे डराया हुआ है, तो आपको आंसर करना है मीजोडर्म। नोटोकॉर्ड के बारे में देख लेते हैं। नोटोकॉर्ड का एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि डॉर्सल साइड पे बनती है ऑर्गेनिज्म यानी बैक की तरफ, है ना। जिन ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड पाई जाएगी वो कहलाएंगे कॉर्डेट्स और जिनमें नहीं पाई जाएगी वो कहलाएंगे नॉन कॉर्डेट्स। इधर एनसीईआरटी में नॉन कॉर्डेट्स के एग्जांपल में उन्होंने पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स लिखा हुआ है, मैंने इसमें हेमिकॉर्डेटा भी लिख दिया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एनसीईआरटी में कुछ चीजें अपडेट तो हो जाती हैं लेकिन वो सब जगह नहीं हो पाती है। जैसे कि हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेटा में रखा गया था, है ना, ये वाली बात तो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, लेकिन फिर बाद में देखा गया कि दरअसल इसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जा रही है, तो इसलिए फिर उसको उठा के नॉन कॉर्डेट्स में रख दिया गया। इधर जो नया एडिशन आया एसएल एनसीईआरटी का, उन्होंने उस डायग्राम में भी थोड़ा सा अपडेट किया है जो उन्होंने हेमिकॉर्डेटा में दिखा रखा है, और उन्होंने वहां दिखाया कि उनके अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, उसका नाम है स्टोमोकॉर्ड। क्या नाम है? स्टोमोकॉर्ड। वो नोटोकॉर्ड की तरह है, नोटोकॉर्ड नहीं है। इसी वजह से क्योंकि नोटोकॉर्ड की तरह देखने में लग रही थी तो हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेट्स में रख दिया गया था। तो अब आपको याद रखना है पॉरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा तक, पॉरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा तक ये तो हो गया नॉन कॉर्डेट्स, और बाकी के जो आगे के हैं वो तो फिर होंगे कॉर्डेट्स, ठीक है, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, ठीक है। तो ये नॉन कॉर्डेट्स के एग्जांपल में हो गया। और नोटोकॉर्ड किससे डराइव होती है? मीजोडर्म से। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो अभी हमने चार्ट में देखा था कि वो आर्थ्रोपोडा से, कॉकरोच आपने टॉपिक पढ़ा था स्पायरा, वहां से शुरू होती है, तो आर्थ्रोपोडा से लेकर लास्ट तक कॉर्डेट्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम पे हमने बात की थी तो फिर दो तरह की बात होगी, ओपन और क्लोज। आपने याद किया था कि एनालिडा और कॉर्डेटा के अंदर क्लोज्ड, और उसके अलावा जो बीच में नाम आ गया जैसे कि एनालिडा की बात करते हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इन चारों के अंदर क्या पाया जाएगा? फिर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सब आप चार्ट में पढ़ कर आए। डाय सिस्टम की बात होगी तो तीन तरीके की बात होगी, या तो डाय सिस्टम एब्सेंट या इनकम्प्लीट या कंप्लीट। एब्सेंट में आप पॉरीफेरा याद करोगे, और इनकम्प्लीट के अंदर वो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, मतलब एक ही सिंगल ओपनिंग है, माउथ एनस अलग अलग नहीं है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी वाली बात। तो ये किस में पाई हमने? अगले तीन के अंदर, यानी सिलेंड्रेटा, टेनाफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ। मैंने कहा था कि जब डाय सिस्टम की बात आएगी तो आपके जहन में पहला नाम आना चाहिए एस्केल्मिन्थ, क्योंकि कंप्लीट डाय सिस्टम पहले एस्केल्मिन्थ में नजर आया था, है ना, यानी माउथ और एनस दो सेपरेट ओपनिंग, और फिर इसको ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान ही बोला गया। तो कंप्लीट डाय सिस्टम कहां से स्टार्ट होगा? तो आप बोलेंगे एस्केल्मिन्थ, और एस्केल्मिन्थ से फिर लास्ट तक जाएगा, और उससे पहले के तीन में इनकम्प्लीट यानी कि सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थ। और इसके अलावा एब्सेंट वाली बात अगर होगी तो पॉरीफेरा। एक सवाल मैंने यहाँ पर खैर एनिमल किंगडम का बाहर कर लिख दिया कि ये क्वेश्चन, क्योंकि एनिमल से रिलेटेड बात चल रही है तो ऐसा एक सवाल पुराने पेपर में पूछा गया। एनसीईआरटी की लाइन है कि एनिमल स्टोर फूड रिजर्व एज, तो आप एक जनरल बात जो हमारे दिमाग में बात रहती है कि एनिमल अपना स्टोर फूड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और प्लांट स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, लेकिन आपको ये भी बात मालूम है कि जो एक्स्ट्रा फूड है फिर वो ग्लाइकोजन की बजाय फैट में कन्वर्ट हो जाता है ना, इसलिए जो लोग ज्यादा खाते हैं मोटे भी हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक्स्ट्रा कैलोरी जो फैट में कन्वर्ट होने लगती है। तो अगर ये सवाल ही पूछ लिया जाए कि एनिमल स्टोर करते हैं फूड रिजर्व एज, तो आपको आंसर सिर्फ ग्लाइकोजन नहीं लगाना है, आंसर आपको लगाना है ग्लाइकोजन और फैट। अगर बोथ का ऑप्शन कवर हो रहा है तो आप बोथ वाला ऑप्शन कवर करेंगे एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है।